हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार और मेरे सब सहकर्मी प्रोफेसर महेश जगताप आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, एमआईटी आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे की तरफ से स्वागत करते हैं। आज पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ तथ्य देखेंगे पाई के बारे में। प्राचीन दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक आर्किमिडीज सिराक्यूज 287 से 212 ईसा पूर्व को पाई के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1706 में पहली बार वेल्स गणितज्ञ विलियम जोन्स ने पाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रीक लेटर पाई का उपयोग किया था पहली बार। एंड 1761 में जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने साबित कर दिया कि यह एक तर्कहीन संख्या यानी इरेशनल नंबर है। पाई दिवस भौतिक वैज्ञानी लैरी सा द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था और यह हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। यह उन देशों में मनाया जाता है जो महीने, दिवस, MMDD तिथि प्रारूप का पालन करते हैं, क्योंकि तारीख 14 मार्च या 3-14 में पहले 3 अंक 3, 1, 4 हैं। इसीलिए पाई की जो वैल्यू हम लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.14, 3.14। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे कैजुअल पाई दिवस के रूप में जाना जाता है। पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच के संबंध को दर्शाता है और भिन्न 22/7 जो लगभग 3.14 की गणना करता है द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अगर हमने पाई को लिखा तो पाई को कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द परिधि ऑफ वृत्त? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr अपॉन उसका व्यास कितना होता है? 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो ये 2 और 2 कट जाएंगे, r और r कटेगा तो क्या बचेगा? पाई। तो पाई को कैसे डिफाइन करते हैं? पाई जो है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच के संबंध को दर्शाता है। सो पाई इज इक्वल टू पाई 2πr और 2r के रेशियो के बराबर होता है। वर्ष 2015 में 14 मार्च को सुपर पाई डे के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो इसका विशेष महत्व था क्योंकि तिथि, महीने, दिन, वर्ष प्रारूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? 3, 14, 15। और उसी समय एक चीज़ और रिकॉर्ड किया गया, 9:26 और 53 सेकेंड पर। तो अगर हम इसको लाइन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3.1415 926 और 53। सो नाउ दिस इज, ये जो है पाई की वैल्यू है अप टू 9 डेसिमल तक। सो फर्स्ट 10 वैल्यू जो होता है इस दिन निकाला गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुपर पाई डे के रूप में मनाया गया। नवंबर 2019 में यूनेस्को ने के 40वें महासम्मेलन ने पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में तय किया। तो हर साल अभी 14 मार्च को क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो अब देखेंगे जो हमने क्विज का क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है,
कुछ तोते एक पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे। सबसे पहले वे एक एक शाखा में बैठे थे और वहाँ एक तोता अतिरिक्त था। इसके बाद दो तोते एक शाखा में बैठे थे और वहाँ पर एक शाखा अतिरिक्त था। तो हमें ये बताना है कि कितने तोते थे। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो हम ये मान लेते हैं कि m जो है वो तोता है, नंबर ऑफ पैरेट, और n जो है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस, शाखा है। तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन में क्या दिया है, हर एक तोता जो है एक शाखा पे बैठता है। सबसे पहले वे एक शाखा में एक बैठे हैं, और तो क्या होता है, एक तोता अतिरिक्त हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंस 1 पैरेट इज एक्स्ट्रा, एक तोता एक्स्ट्रा हो जाता है, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1। दूसरा में क्या होता है कि एक शाखा पे 2 तोता बैठे हैं और एक शाखा अतिरिक्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द सेकेंड केस 1 ब्रांच इज एक्स्ट्रा, एक शाखा एक्स्ट्रा होता है, तो n ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गया, टोटल शाखाओं की संख्या, और एक शाखा पे 2 तोता बैठे, तो हम इसको क्या करेंगे, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो n माइनस m बाई 2 ये करने के बाद में फिर से क्या होता है, एक शाखा खाली रह जाता है, तो n माइनस m बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2n माइनस m इज इक्वल टू 2। अब m की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे पहले इक्वेशन से, m की वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n प्लस 1। तो ये m की वैल्यू n प्लस 1 यहाँ रख दिया हमने। तो ये फिर से और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2n, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस n माइनस 1, सो 2n माइनस n इज इक्वल टू n हो जाएगा, और ये माइनस 1 इधर ट्रांसफर होगा, और n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3। तो n की वैल्यू n क्या है, n जो है वो शाखा है, कितनी शाखा उस पेड़ पे है, तो शाखा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो टोटल जो पैरेट है, जो तोते हैं, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ पैरेट्स कितने हो जाएंगे, 4। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक कंगारू एक बार में एक छलांग में केवल 22 फीट कूद सकता है, 22 फीट से ना ज़्यादा ना कम, तो उसको 7 फीट दूर एक बिंदु तक पहुंचने के लिए आप कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, है ना भाई, समझ में आया। एक कंगारू है जो एक बार में 22 फीट कूदता है, तो उसको उससे 7 फीट दूरी पे एक कोई जगह है, बिंदु है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितने बार जंप करना पड़ेगा। तो आंसर दिया है 1, 1 बार, 3 बार, 2 बार, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी है क्वेश्चन दिया है। तो हम देखते हैं, चलो हम एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं, इस सर्कल का जो त्रिज्या लेते हैं, रेडियस, वो 22 फीट लेते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ पे कंगारू है, तो यहाँ से जंप मारेगा तो वो सेंटर पे पहुँचेगा पहली बार में, फिर एक बार जंप मारेगा तो दूसरी बार में यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये भी 22 फीट हो गया, 22 फीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सर्कल ड्रा कर देंगे, जिसकी त्रिज्या जो होगी वो 7 मीटर होगा, 7 फीट होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंगारू यहाँ से चालू किया, यहाँ पे दिस इज 1 स्टेप, और यहाँ से फिर ये दूसरे स्टेप यहाँ पहुँच गया, तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का बीच वो 7 फीट है। तो कंगारू को इस पॉइंट से ऐसा पॉइंट जो उससे 7 फीट दूरी है पहुँचने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा या कितने बार जंप करना पड़ा, ये 1 बार और ये 2 बार, तो वो 2 बार जंप करेगा तो उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी होगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक T20 क्रिकेट मैच के पहले 8 ओवर में रन रेट सिर्फ 5.25 था। 177 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे 12 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए ना। तो एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, उस T20 मतलब 20 ओवर का मैच हो रहा है, उसमें पहले 8 ओवर का रन रेट जो है वो 5.25 है। तो टोटल 177 रन, 177 रन बनाने के लिए बाकी जो 12 ओवर बचे हैं उसमें उसका रन रेट कितना होगा, मतलब एक ओवर में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा कि वो टोटल 177 रन बना सके।
तो चलो ये भी देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंस द फर्स्ट, पहले 8 ओवर्स में रन रेट कितना है 5.25, तो एक ओवर में 5.25 मान के चलो, तो 8 ओवर में कितने रन बन जाएंगे, टोटल रन, तो कितने रन बनेंगे 8 ओवर्स में, तो 8 मल्टीप्लाई बाय रन रेट, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 रन होता है। तो ये फर्स्ट 8 ओवर में 5.25 रन रेट के हिसाब से 42 रन बनेंगे टोटल। अब बचे 12 ओवर में उनको कितना रन बनाना पड़ेगा, अभी उसको कितने रन की बचे 12 ओवर में उनको कितने रन बनाने की जरूरत पड़ेगी, 177 माइनस 42, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 135, तो 135 रन बनाना पड़ेगा उसको 12 ओवर में। तो 12 ओवर में उनको कितना रन बनाना पड़ेगा 135 रन, तो रन रेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओवर्स, तो रिक्वायर्ड रन रेट कितना हो जाएगा 135/12 इज इक्वल टू 11.25, 11.25। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है, 11.25। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अवलोकन बिंदु से टावर की दूरी 60 फीट है और टावर के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक टावर ले लेते हैं ए बी, सब ये जो ये टावर ले लिया हमने ए बी टावर हो गया, ए बी टावर हो गया, और ये उसका बेस हो गया। तो क्या दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है जिसको अवलोकन बिंदु बोलेंगे, ये कितना है, ये 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 60 फीट है, वो 60 फीट है। तो जो राइट एंगल ए बी जो होगा टावर हो गया, डी सी उसका बेस हो गया, और एंगल व्हाट इज एंगल ए सी बी, ये जो न्यूनतम कोण जो दिख रहा है ये, और ये राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, और उसका बेस कितना है बी सी है, पर बी सी की वैल्यू कितना दिया है, बेस की वैल्यू 60 फीट दिया है, तो यहाँ रख देते हैं उसकी वैल्यू। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये पता है, ए बी अपॉन 60, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 फीट हो जाएगा। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर विल बी 60 फीट, टावर की ऊंचाई कितनी होगी 60 फीट होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 ट्रेनें प्रत्येक 100 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में चलती है, 5 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। अगर तेज ट्रेन की स्पीड धीमी ट्रेन की 3 गुना है तो फिर तेज ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अभी इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये मानते हैं कि चलो लेट द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन बी x मीटर पर सेकेंड, मतलब जो धीमी चल रही है उस ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में x मीटर चलती है। तो फास्टर ट्रेन जो होगा तेज ट्रेन की, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना है, तो उसका कितना हो जाएगा 3x मीटर पर सेकेंड, है ना। अब दूसरा क्या होता है, अभी हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, एक ट्रेन इधर से यहाँ जा रही है और एक ट्रेन इधर से ऐसे जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों की लंबाई जो है 100 मीटर है, इसकी भी 100 मीटर है, इसकी भी 100 मीटर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये 5 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो 5 सेकेंड में कितना दूरी तय करते हैं, ये 100 और ये 100, तो 200 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो दोनों दूरी तय करेगा। और इसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड x है और इसका स्पीड 3x है, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 100 अपॉन 5,
और ये रिलेटिव स्पीड उसका 4x दिया है, तो 4 × 5 20x हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 100 + 100 200, तो ये 0 कट जाएगा, ये 2 से 10 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर किस में आ गया, ये जो है वो स्लोअर ट्रेन की स्पीड हो गई। x इज इक्वल टू स्पीड, और ये स्लोअर जो सबसे धीमी चल रही है उस ट्रेन की स्पीड हो गई। अभी हमें क्या निकालना है, हमें तेज स्पीड से चलने वाले ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो वो हो जाएगा 3x, x की वैल्यू हमने 10 निकाला है, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 30, अभी हम इसको क्या करना है, आंसर तो हमारा किलोमीटर आवर में दिया है, तो ये मीटर पर सेकेंड को क्या करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर दिया है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सो वी डिवाइड इट विल बी 1000, और सेकेंड चूंकि नीचे है तो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60 सेकेंड होते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 0 नीचे के और 3 0 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3 × 6 × 6, टोटल कितना हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सो करेक्ट आंसर इज बी 108 किलोमीटर पर आवर। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये और इसी तरह की दर से काम करने के लिए सहमत होता है। अगर लड़का 1 जुलाई को काम करना शुरू कर दे और 22 जुलाई को काम खत्म कर दे तो लड़के को टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो इसको देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला, वेजेस ऑफ द बॉय ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन उसको कितनी मजदूरी मिलती है 1 रुपया। फिर दूसरे दिन उसको कितनी मजदूरी मिलती है 2 रुपया। तीसरे दिन उसको कितनी, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया और ये तीसरा दिन हो गया, तो तीसरा दिन उसको कितनी मजदूरी मिलती है 4 रुपया। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0। तो देखो पहले दिन उसको 2 के पावर 0, दूसरा दिन 2 का पावर 1, तीसरे दिन 2 का पावर 2, तो जितने दिन हो रहे हैं उससे एक कम हो रहा है। 1 डे में, फर्स्ट डे में एक दिन में 0, दूसरे दिन में 1, तीसरे दिन में 2। तो अगर हम जैसे 22वां दिन निकालेंगे तो 22वें दिन में उसकी मजदूरी कितनी होगी, 2 का पावर 21, क्योंकि एक कम हो रहा है ना यहाँ पे, 2 का पावर 21 हो जाएगा। अब अगर टोटल उसकी मजदूरी निकालना है तो पहला दिन उसने 1 रुपया कमाया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, ऐसे 8 रुपया, तो सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलो हम सबको क्या करते हैं, टोटल जोड़ देते हैं। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और कितने तक आएगा 21 स्क्वायर, 2 टू द पावर 21। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये कौन सा सीरीज है, ज्योमेट्रिक गुणितीय सीरीज है। तो इसमें क्या है, देखो इसका पहला टर्म a कितना है 1 है और इसका कॉमन रेशियो r क्या है 2/1, 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है, तो r 2 हो गया और a 1 हो गया। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो उसका सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है a टाइम्स ऑफ r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 2। अगर r की वैल्यू कम होती 1 से तो ये फॉर्मूला उलट जाता है ना, a टाइम्स ऑफ 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 - r। तो हम क्या करेंगे इसमें, r क्योंकि 2 है जो 1 से बड़ा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू 1 हो गया, r की वैल्यू 2 हो गया, 2 का पावर 22 हो गया क्योंकि n लिखा है, n टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, 22 है, -1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा हमारे पास में 2 का पावर 22 - 1। सो ये देखो बी वाला ऑप्शन सही है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं कि वर्ष 2024 में 53 शुक्रवार आने की
प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा वो हम देखते हैं। तो ईयर 2024 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि हर एक ईयर में कैसा होता है 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। मतलब जो कैसे पता चलेगा कि वो लीप ईयर है, तो कोई भी ईयर जो दिया रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे अगर ये पूरा डिवाइड होता है, जैसे 4 पंच 20, 0 और 4 छक 24, तो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जो भी ईयर, जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 367 दिन हो जाएंगे, है ना। तो ये 367, अभी हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होता है ना। एक वीक में 7 दिन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 367 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 364 प्लस 2, और 364 को लिख सकते हैं 52 इंटू 7 प्लस 2। तो 52, इसका मतलब क्या हो गया, 52 वीक हो गया, 52 सप्ताह हो गए, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो हर एक लीप ईयर में कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। सो ईच लीप ईयर में 52 वीक होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, या तो मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे और वेनेसडे हो सकते हैं, या वेनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे, या तो फिर संडे और मंडे हो सकते हैं। तो ये टोटल कितने संभावना हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 2 दिन जो होंगे वो उसके होने की 7 संभावनाएं होंगी। अभी हमें ये देखना है कि इन 7 संभावनाओं में फ्राइडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फ्राइडे कितने बार आ रहा है, एक बार, और ये दूसरी बार। तो फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज, 52 तो ऑलरेडी आ चुका है, एक और उसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी जगह फ्राइडे 2 आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। और टोटल कितना है, यहाँ पे कितने ऑप्शंस हो रहे हैं, 7 ऑप्शंस हो रहे हैं। तो डिवाइड बाय 7, तो ये 2/7 जो होगा क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल इज, यदि आधे वृत्त की परिधि 51.4 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक सर्कल दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी परिधि, आधी परिधि दी है 51.4। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, चलो कि एक वृत्त लेते हैं, उसका रेडियस r है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो अभी पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस r, पहले क्या दिया है, आधे वृत्त का मतलब कैसा होगा, जैसे हमने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल का आधा वृत्त, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पहला, और ये इतने का हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो ये परिधि कैसे होगा, टोटल सर्कल का परिधि का आधा 1/2, और ये डायमीटर, उसका व्यास, तो ये हो जाएगा, ये दिया है ऑलरेडी, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस r कितना दिया है, 51.4 दिया हुआ है, 51.4 लिख लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 कट जाएगा और ये πr हो जाएगा, और डायमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, तो ये हो जाएगा। अभी यहाँ से r इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो r बाहर निकाल दिया, r टाइम्स ऑफ 5 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 51.4 अपॉन ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और 2, सो 3.14 + 2 कितना होगा, 5.14। अब इसमें दोनों का डेसिमल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5140 अपॉन 514 होगा,
और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर। तो वो जो वृत्त दिया है, जो सर्कल दिया है, उसका वो कितने मीटर का है? 10 मीटर का है उसका रेडियस, उसका त्रिज्या जो है। तो हमने क्या किया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दिया है? 10 दिया हुआ है। तो पाई टाइम्स 3.14 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 314 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विदाई समारोह में सभी ने हर किसी से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो इसमें 253 हैंडशेक हुए। तो विदाई समारोह में कितने लोग थे, ये हमें निकालना है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि चलो मान लेते हैं कि उसमें n नंबर ऑफ आदमी थे। कितने नंबर आदमी थे? n आदमी थे। तो उस n आदमी में से अगर अभी देखिए कितने हैंडशेक करेंगे। जैसे सपोज मान के चलो 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी से जो पहला आदमी रहेगा, पहला आदमी वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 9 लोगों से। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हम ये तो n अगर आदमी तो क्या होगा, पहला n-1 आदमी से हाथ मिला सकता है, फिर n-2 से, फिर n-3 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये सीरीज हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ चालू करते हैं 1 + 2 + 3 + n-3 n-2 + n-1। पर हमें ये पता है कि 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? ये n × n + 1/2, ये उसका फॉर्मूला है। तो लेकिन यहाँ पे n के जगह कितने बार हम ले रहे हैं? n-1 टाइम। तो ये n × n-1 × n-1 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1 × n-1 + 1/2। अब ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स दिया हुआ है, कितना दिया है? 253 है। तो 253 लिख देंगे, n × n-1 लिख दिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया? ये 306 हो जाएगा, सर 506 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह वर्ग इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको और कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू मिल जाएगा। उसको एक और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस 506 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 × 22 लिख सकते हैं। अगेन 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 - 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, n × n-1 = 23 × 23 - 1। तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो n की जगह कितना है? 23, इस n की जगह भी 23 है। तो वैल्यू ऑफ n = 23। तो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा। तो टोटल 23 लोग होंगे उस विदाई समारोह में। अभी हमें क्या करना है, एक अनुक्रम दिया हुआ है, उसमें से जो मिसिंग नंबर है वो निकालना है। 52, 94, 121, 961 और यहाँ पे मिसिंग नंबर है, उसको हमें निकालना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो मिसिंग नंबर को x मान लेते हैं। तो अभी सीक्वेंस को फिर लाइन से लिखते हैं। पहला दिया है 52, 94, 121, 961 और हमने मिसिंग नंबर को क्या ले लिया है? x ले लिया है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 163। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसको ये नंबर को ही रिवर्स करते हैं। तो 52 को 25 करते हैं, तो 25 हो गया, 49 हो गया, ये तो सेम रहेगा। ये 169 हो जाएगा, x को x ही रखते हैं और ये 361 हो जाएगा। अब ये देखो 25 मतलब क्या हो गया? 5 को स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा। तो ये x की जगह क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। जैसे सीक्वेंस जा रहा है
4 2 4 2 4। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। लेकिन अभी हमने नंबर को कैसे किया है रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं हर एक नंबर को रिवर्स कर लेंगे उसका रिवर्सिंग द इंडिविजुअल नंबर। तो ये हो जाएगा 52 94 121 961 982 और 163। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 982 982। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है 50 का 40%, 40 का 50%, 40 का 40% और 50 का 50% कितना होगा। तो चलो ये भी निकाल लेते हैं। 40% अब 50 कितना हो जाएगा 40/100 गुणित 50। वैसे ही 50/100 मल्टीप्लाई बाय 40, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 40, 50/100 मल्टीप्लाई बाय 50। ये सारे के सारे जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे का। तो बचेगा क्या 4 × 5, 5 × 4, 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया और 25। तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें 81। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 81। इसका सही आंसर होगा सी। अभी देखो मान लीजिए a = 21 22 से लेकर 99 99 संख्याओं का एक समुच्चय है। एक नंबर रैंडम रूप से चुना जाता है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि चयनित संख्या में अंक 7 होंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम पहले क्या करते हैं उस सेट को लिखते हैं। सेट क्या दिया हुआ है 21 से लेके 99 तक। पहले ये निकालेंगे इसमें टोटल कितने नंबर हैं, है ना भाई। जैसे अगर हमने दिया है 1 से लेके 10 तक नंबर दिया है तो कैसे करते हैं 10 - 1 + 1 ऐसे करते हैं। तो टोटल कितने नंबर हो जाते हैं 10 नंबर। तो वैसे ही 21 से 99 के बीच में कितने नंबर होने चाहिए 99 - 21 इज +1। सो दिस इज इक्वल टू 99 - 21 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा +1। तो टोटल कितने नंबर होंगे 79 नंबर होंगे। ये देखिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 79। अब यहाँ से 21 से लेके 99 में टोटल कितने 79 नंबर हो गए। उस 79 नंबर में ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें 7 इंक्लूड होते हैं। तो वो नंबर खोजेंगे। तो 21 22 23 24 25 26। तो पहला नंबर कौन सा आएगा 27, फिर दूसरा आएगा 37 47 57 67, फिर 70 71 2 3 4 5 6 7 8 79 तक, फिर 87 और द लास्ट नंबर 97। तो यहाँ से यहाँ तक 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 2 17। तो टोटल कितने नंबर होंगे 17। तो 17 ऐसे नंबर होंगे इस सेट में जो 7 को इंक्लूड करेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 17/79। तो क्या हो जाएगा हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर कंटेन द। तो प्रायिकता होगी कि चयनित संख्या में अंक 7 हो। तो क्या आंसर आएगा उसका 17/79 79। सो कौन सा आंसर सही है बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है n का मूल्य क्या है अगर 7 to the power n + 4 - 7 to the power n + 2 = 48। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे n + 4 को हम क्या करते हैं n + 2 + 2 कर देते हैं। और अगर फिर ये n + 7 to the power n + 2 और 7 स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि a to the power m + 1 n क्या होता है a to the power m × a to the power n। अब क्या करेंगे इस 7 to the power n + 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या 7² - 1 और 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 49 होती है। तो 7 to the power n + 2 49 - 1 तो ये 48 बचेगा। ये 49 - 1 भी 48 हो जाएगा। तो ये 48 और ये 48 कट जाएंगे। तो बचा क्या 7 to the power n + 2 = 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 to the power 0 है ना। अब ये दो नंबर सेम है a to the power m = a to the power n। तो m = n होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
n+2 इज इक्वल टू, ये n+2 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और n+2 अगर 0 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं फिर से। यदि स्मार्ट शब्द को कोड भाषा में 1913 01 18 20 के रूप में कोडित किया गया है तो उसी भाषा में कोड शब्द 13 01 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 के लिए शब्द ढूंढें। तो क्या करते हैं, पहले इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम पहले क्या करते हैं, हर एक लेटर को नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ए को हम 01, बी को 02, सी को 03, ऐसे एक्स वाई जेड को भी हम क्या देते हैं 24 25 26, 1 से लेके 26 तक नंबर दे दिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं स्मार्ट, तो दिया हुआ है स्मार्ट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। एस की जगह क्या है 19, पहला 19 है। फिर एम की जगह क्या है 13 है, इधर 13 है। फिर ए की जगह 01 है, 01 है। आर की जगह 18 है, ये देखो 18। और टी की जगह 20 है। तो ये इसमें से है। तो अभी हम जस्ट क्या करेंगे, ये नंबर लिखते, दूसरा नंबर कौन सा है हमारा, ये नंबर ले लेते हैं हम लोग। इस नंबर की वैल्यू क्या होगा, तो 13 मतलब क्या होगा, 13 मीन्स एम, तो पहला एम आ गया। फिर 01 तो ए आ गया। फिर 20 तो टी आ गया। फिर 08 एच आ गया। और आखिरी में 19 तो एस आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी करेक्ट आंसर है। अभी हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 खिलाड़ी पी क्यू आर एस और टी एक गोल मेज पर ताश खेल रहे हैं। पी क्यू के बाई ओर है लेकिन टी के एक पड़ोसी नहीं है। एस आर के दाई ओर है और क्यू के एक पड़ोसी नहीं है। पी क्यू के दाई ओर है, पी के बाई ओर कौन है, पी के लेफ्ट साइड में कौन होगा ये निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले गोल मेज बना लेते हैं। चलो इसमें हम पहला नंबर देखो, पहला क्या बोलते हैं, पहला कंडीशन पी क्यू के बाई ओर है। अभी ये पी जो हो गया, ये पी और ये क्यू हो गया। तो पी जो है इसका राइट ये होगा अगर बैठा है तो टेबल में, और ये इसका लेफ्ट होगा। तो पी जो है क्यू के बाईं ओर है, सही है, करेक्ट है। पी जो है क्यू के बाईं ओर है लेकिन टी के एक पड़ोसी नहीं है। लेकिन टी पास में नहीं, तो क्या करेंगे, टी जो है उससे दूर रखेंगे। यहाँ पे नहीं रख सकते टी को, कहाँ रखेंगे, यहाँ रख दिया। दूसरा वाला कंडीशन, एस आर के दाई ओर है और क्यू के एक पड़ोसी नहीं है। एस क्या है, एस जो है आर के, अभी सपोज मैंने यहाँ पे एस लिखा, आर लिखा, सपोज ये आर हो गया, आर हो गया। तो एस जो है अभी इसके लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो एस जो है आर के राइट साइड है ना। और क्यू के एक पड़ोसी नहीं, तो क्यू देखो ये दोनों की दोनों पड़ोसी नहीं, एक साथ नहीं है। दूसरा टी क्यू के दाई ओर है, टी कहाँ पर है, टी जो है ये क्यू के दाई ओर राइट साइड में है, तो ये भी करेक्ट है। पी के बाई ओर कौन रहेगा, तो अब बताइए पी को इसके किसके बगल में है, किसके बाई ओर है। पी जो है पी के लेफ्ट साइड में कौन है, एस दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आंसर बी हमारा सही आंसर है। अभी क्या दिया है, अंक और भाजक दोनों में 7 की वृद्धि के बाद एक भिन्न 2/3 में बदल जाता है, मूल भिन्न का पता लगाएं। तो यहाँ पे क्या दिया है, चलो हम ये मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न जो दिया हुआ है, ओरिजिनल भिन्न वो है x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, अगर दोनों में 7 7 ऐड करेंगे, x + 7 y + 7, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 2/3। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x + 7 = 2 टाइम्स ऑफ y + 7, 3x + 21 और 2y + 14 है ना। ये 21 - 14 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3x + 7 = 2y। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हमें सिर्फ एक ही कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें एक ही इक्वेशन मिला।
लेकिन अननोन क्वांटिटी कौन कौन से है? दो अननोन क्वांटिटी है, एक x है और दूसरा y है। तो इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटी होता है, तो इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी अनंत वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? अनंत सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो एक वेरिएबल कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा और उसके इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन होंगे। तो लेट अस कंप्यूट y एट x इक्वल, तो x की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग? 1 रखते हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखा तो ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 7 तो 10 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू 10/2 मीन्स 5। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो 1/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? C होगा। तो एक तो ये मेथड हो सकता है, या दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर दिया है सपोज 5/8 है, तो 5/8 में हम क्या करते हैं? 7 ऐड करते हैं। 5/5 प्लस 7, 8 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 कितना होगा? 12/15। अगर 3 से कट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। लेकिन ये कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, 4/5 आ रहा है। ओके, दूसरा नंबर पे आते हैं तो क्या होगा? 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 5 प्लस 7, तो ये 9/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4, वो भी गलत है क्योंकि यहाँ 2/3 है। तीसरा वाला तो देख चुके हम लोग। ये 1 प्लस 7 और 8 प्लस 7 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 15, तो ये भी नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि 2/3 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 प्लस 5 में अगर हमने 7 ऐड किया और 7 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ये 8/12, और 8/12 कितना होता है? 2/3 होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया, 1/5। अभी एक वर्ग में 4 समान सिक्के रखे हैं। प्रत्येक सिक्के के लिए परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल और परिधि के अनुपात के बराबर है। सिक्कों से ढके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं कि एक सिक्का जो है कैसे किस फॉर्म में रहेगा? वृत्त के फॉर्म में रहेगा, सर्कल के फॉर्म में रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं उसका रेडियस r है। अगर उसका रेडियस r है तो एरिया, उस कॉइन का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया कितना होता है? πr², और उसका परिधि सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो πr² और 2πr²। अभी क्या क्वेश्चन दिया है? प्रत्येक सिक्के के लिए परिधि और क्षेत्रफल, मतलब एरिया और सॉरी सरकमफेरेंस एंड एरिया का रेशियो इज इक्वल टू एरिया एंड सरकमफेरेंस का रेशियो, बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरिया टू सरकमफेरेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द एरिया। तो a/c, a इज एरिया, c इज सरकमफेरेंस, इक्वल टू c/a। अब a की वैल्यू क्या है? एरिया πr² है और c 2πr है, तो 2πr। ओके, अभी इसमें r कैंसिल होगा तो क्या बचा? r/2 इज इक्वल टू 2/r। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r इंटू r इक्वल टू 2 इंटू 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। r की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये देखो, ये 4 सिक्का ऐसे रखे हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है? जहाँ जहाँ पे सिक्का कवर है उसका एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है? पहले एक सिक्के का एरिया निकालेंगे। तो एक सिक्के का एरिया कैसे होगा? एरिया ऑफ 1 कॉइन, तो उसका πr² हो जाएगा। r की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 2 निकाला है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4π। सिमिलरली व्हाट इज द एरिया ऑफ एरिया, देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय द कॉइन्स, चारों कॉइन से कवर्ड होगा तो इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू एरिया ऑफ 1 कॉइन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4π इज इक्वल टू 16π। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज 16? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अभी दीवार घड़ी में समय 7:35 है। इसके सामने रखे आईने में समय क्या होगा? तो ये इसके लिए एक घड़ी चाहिए हमें। तो चलो हम ट्राई करते हैं घड़ी बनाने का। ये सपोज हमने घड़ी बनाया, ठीक है। इसमें 7:35 दिखा रहा है। ये आवर का है और ये मिनट का है। तो क्या हो जाएगा? ये 7:35 दिखा रहा है। अब इसके सामने हम एक मिरर रख देते हैं। ये मिरर रख दिया। मिरर रखने के बाद में कैसे दिखेगा? नंबर हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ हम इसके डायल को भी चेंज करेंगे। ये कहाँ पे जाएगा? ये इधर जाएगा
जस्ट यहाँ पे दिखेगा और ये यहाँ पे दिखेगा। तो ये कितना हो गया, ये 4 आवर वाला हो गया और ये मिनट वाला हो गया, तो 4:25। ये सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए आना चाहिए हमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 4:25। अभी 5/5 निम्न त्रिभुजी अवयव का सारणी क्या है जिसके लिए A33 = 0 है। तो पहले बात ये क्या होता है, निम्न त्रिभुजी अवयव क्या होता है, या जिसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक बोलते हैं। ये ऐसा है, सपोज 1 2 3 0 2 1 0 0 3, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, जिसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 × 2 × 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 5/5 ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहे हैं उसका गुना कर देंगे। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होगा, A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, A44 होगा और A55 होगा। लेकिन हमें क्या दिया है, A33 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या है। ये दिया है, आई मतलब क्या होता है, आई इज द रेशनल नंबर, आई इज इक्वल टू -√1, √(-1). तो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस राइट दिस इक्वेशंस, एक्सप्रेशन हमने लिखा। फिर इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, 3 को 2 + 1 करेंगे, 2 और 4 के फॉर्म में रखेंगे। i का पावर 2 अगर होता है तो इसका वैल्यू -1 होता है, और इफ द i टू द पावर 4 देन इट्स वैल्यू इज +1। तो हम क्या करेंगे, सारे i के जितने एक्सप्रेशन है उसको 4 और 2 के फॉर्म में रखते हैं। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। है ना, तो जहाँ पे i² है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और जहाँ पे i टू द पावर 4 है वहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए ये -1 i, 1 × -1, 1 × 1 × i, 1 × 1 × 1, तीनों 1 हो जाएगा। और ये 1 × 1 × 1, -1 × i, और द लास्ट वन कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 × -1। तो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला -i हो गया, ये -1 हो गया, ये i हो गया, ये 1 हो गया, ये -i हो गया, और ये -1 हो गया। यहाँ पे देखो ये +i -i +1 -1, तो बचा क्या, -1 -i। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया, -1 -i। तो दोस्तों ये था पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के जो क्विज हमने पूछा था उसका कंप्लीट सोल्यूशन। ये प्रिपेयर किया गया था प्रोफेसर महेश जगताप द्वारा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे। दिस मोबाइल नंबर ऑफ जगताप सर, this is email ID, and this is the website of our university, and this is presented by me, Dr. Krishna Kumar, Assistant Professor in Mathematics, Department of Applied Sciences and Humanities, MIT School of Engineering, MIT Art Design and Technology University Pune. Mobile number this, email address, and this is the website of our institute. So thank you दोस्तों, शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम आने वाले भविष्य में और इस तरह का और क्विज़ रखेंगे और उसका लिंक आपको ज़रूर भेजेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर आप जब भी हम कोई क्विज़ रखें तो आप उसमें फिर से भाग लीजिए। अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पे, जो हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, उसमें विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।